हेलो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन. एज वी कैन अंडरस्टैंड दैट कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट. जो हमारी लागत से संबंधित एक प्रोडक्ट की लागत से संबंधित, एक सर्विसेज की लागत से संबंधित, एक वस्तु, एक आइटम की लागत से संबंधित एलिमेंट्स हैं, उनकी स्टडी करना, उनकी सिस्टमैटिक स्टडी करना कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है. कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग प्रिंसिपल. इसमें अकाउंट्स के और कॉस्ट के अलग अलग सिद्धांत और तरीके, टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है उत्पादन की लागत को निकालने के लिए. द टर्म कॉस्ट में भी डिफाइन इन द डिफरेंट सेंस. इसको अलग अलग सेंस में डिफाइन किया जाता है. कॉस्ट इज़ द स्टडीड इन द रिलेशन टू द पर्पस एंड कंडीशन. कि हमारा क्या उद्देश्य है, हमारी क्या स्थिति है, उसके बेस पे हम इसको स्टडी करते हैं. कॉस्ट बेसिकली डिपेंड करती है कि हमारा किस प्रकार का बिजनेस है, उसकी नेचर पर, किस कॉन्टेक्स्ट में हम उसका यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है. सम टाइम द कंसर्न इज़ ओनली विद द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. कुछ समय हम केवल जो उसकी उत्पादन की लागत है उससे, कुछ समय हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित लागत है उसको लेते हैं, या टोटल कॉस्ट को भी हम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं. ICMA ने डिफाइन किया है, कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू ए गिवन थिंग. ICMA ने कहा है लागत क्या है. लागत वो खर्चा है जो एक वस्तु के उत्पादन, एक सेवा को देने में हमने जो एक्चुअल में किया है या उसके ऊपर एट्रीब्यूट किया है, उस पर हम लगाते हैं वो. द गिवन थिंग में बी अ प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट हो सकता है, चेयर है, पेन है, शर्ट है, फ्रिज है, साइकिल है, स्कूटर है, या सर्विस हो सकती है, टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, कुछ भी सर्विस हो सकती है. अनदर वर्ड वी कैन से दैट कॉस्ट रिप्रेजेंट सेक्रीफाइस ऑफ वैल्यू. हम किसी वस्तु का निर्माण करने में, किसी वस्तु को बनाने में जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, जो हम त्याग करते हैं, वो हमारी लागत कहलाता है. अमाउंट स्पेंट ऑन द रॉ मटेरियल इज़ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर. जैसे कि हम रॉ मटेरियल पे कोई खर्चा करते हैं, वो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस है. जबकि हम हमारा खुद की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, उसके ऊपर जो रेंट है, ओनर की कैपिटल है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, वो हम नोटेशनल लेते हैं, उसको हम मान के लेते हैं कि भाई इतना इसका एक्सपेंस हुआ होगा. दे आर नॉट एक्चुअल इनकर्ड बट दे आर टेकन वाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकालते हैं तो उनको कैलकुलेट करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं. कॉस्ट में बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं: मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस. 3 को हम इसमें लेके चलते हैं. Now in the present is any product, small or big, consumer or capital, cannot be produced without any combination of 3 element. इन बिना 3 एलिमेंट के कम्बिनेशन के हम किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर सकते. तो इसलिए हमें इनकी डिटेल स्टडी करनी ज़रूरी है, जो इसमें हम करेंगे. कॉस्ट हैज़ बेसिकली 3 एलिमेंट्स: मटेरियल कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस एंड लेबर. सबसे पहले है मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट को हम जो प्रोडक्ट को बनाने में हमारी रॉ मटेरियल लगता है, उसको हम मटेरियल कॉस्ट में लेते हैं. ICMA ने कहा है मटेरियल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज सप्लाइड टू एन अंडरटेकिंग. एक अंडरटेकिंग को जो हमने कमोडिटीज़, जो वस्तुएं प्रोवाइड की है, वस्तुएं की जो पूर्ति की है, उसको हम मटेरियल कॉस्ट लेते हैं. द मटेरियल कैन बी इन द रॉ शेप. वो कच्चा माल भी हो सकता है, समवट उस पर मैन्युफैक्चरिंग का काम हुआ भी हो सकता है. जैसे हम कॉटन का एग्जांपल लेते हैं. कॉटन रॉ मटेरियल है और उससे जो यार्न बनता है वो क्लॉथ बनाने वाली फैक्ट्री के लिए है तो रॉ मटेरियल, लेकिन उसके ऊपर कुछ मैन्युफैक्चरिंग हुई है, क्योंकि कॉटन तो प्योर रॉ मटेरियल है. फिर उसके ऊपर कुछ काम हुआ, उससे वो यार्न बना, फिर उससे क्लॉथ बनता है, तो क्लॉथ के लिए वो रॉ मटेरियल है. फिर अब क्लॉथ से फिर हम
रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं तो उसके लिए वो रॉ मटेरियल, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी हो चुकी है। मटेरियल दो तरह का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो स्पेशली परचेज किया जाता है किसी पर्टिकुलर वस्तु को बनाने में, विच आर विजिबल इन द फाइनल प्रोडक्ट, जिसको हम फाइनल प्रोडक्ट में देख सकते हैं भाई हाँ इसमें ये मटेरियल लगा हुआ है, जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि फिनिश प्रोडक्ट में। जैसे हम शर्ट है, शर्ट में क्या देखेंगे कि कपड़ा लगा हुआ है, उसमें जो बटन्स हैं वो लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि इतना कपड़ा इसमें लगा है, इतने इसमें बटन लगे हैं, तो वो उसके अंदर इंक्लूड है, हम उसको पहचान सकते हैं। तो वो डायरेक्ट मटेरियल की श्रेणी में आता है। फर्नीचर में जो लकड़ी लगी है हम उसको पहचान सकते हैं, क्लॉथ में जो कपड़ा लगा है, पेन में जो प्लास्टिक लगा है, पेपर में जो बुक में जो पेपर लगा है, या घर बनाने में जो ईंटें लगी हैं, सीमेंट लगी है, उसको हम पहचान सकते हैं। वो डायरेक्ट मटेरियल की श्रेणी में आता है। डायरेक्ट मटेरियल जो स्पेशली एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, एक प्रोसेस के लिए ऑर्डर किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑर्डर किया जाता है, वो डायरेक्ट मटेरियल की श्रेणी में आता है। जैसे लकड़ी हो गई फर्नीचर बनाने के लिए, ड्रेस बनाने के लिए कपड़ा हो गया, ड्रम बनाने के लिए, बॉक्स बनाने के लिए आयरन शीट है, घर बनाने के लिए सीमेंट है, इस तरह के जो है वो डायरेक्ट मटेरियल की श्रेणी में आते हैं। मटेरियल जो कि हमें विजिबल है फाइनल प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में हम उसकी पहचान कर सकते हैं, उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, उसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। जैसे शर्ट में अपने कपड़ा है, बटन है, वो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ ये इतना कपड़ा लगा, यहाँ इतने बटन इसमें लगे। फर्नीचर है उसमें हम बता सकते हैं इतनी लकड़ी लगी, तो वो डायरेक्ट मटेरियल की श्रेणी में आता है। प्राइमरी जो पैकिंग मटेरियल है, जैसे कार्टून है, कार्डबोर्ड है, बॉक्स है, रैपिंग पेपर है, जो उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कार्टून है उसमें हम साबुन से रख सकते हैं, इंक पोट है, इंक पोट में हम इंक को रखते हैं, बोतल है जो हमारी मेडिसिन में को रखने में यूज़ हो रही है, वो भी डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि हम बता सकते हैं इस बोतल का यूज़ इतनी इस क्वांटिटी मेडिसिन को रखने के लिए यूज़ हुआ, इस इंक पोट का यूज़ इतनी इंक रखने के लिए हुआ, तो वो भी डायरेक्ट मटेरियल की श्रेणी में आता है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में टायर का यूज़ किया गया है, टीवी में जो वायर्स यूज़ किए गए हैं, चश्मे में जो हमारे फ्रेम लगाए गए हैं, वो भी डायरेक्ट मटेरियल में आते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्टली प्रयोग किया गया है फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में, और उनकी हम पहचान कर सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल को हम प्रोसेस मटेरियल, प्राइम कॉस्ट मटेरियल, प्रोडक्टिव मटेरियल, स्टोर मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। ICMA ने कहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद एंड एलोकेटेड टू द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। जो हम हमारा एक यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम उससे उसको लगा सकते हैं, उसको एलोकेट कर सकते हैं, हमारा कॉस्ट सेंटर है उसको एलोकेट कर सकते हैं, उसकी पहचान की जा सकती है, उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। फिर आता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल वो फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता, वो फाइनल प्रोडक्ट में हमें नहीं दिखता है। जैसे लुब्रिकेंट है, वो मशीन में हमने यूज़ किया, फर्नीचर को चेपने में जो एडहेसिव हमने प्रयोग किया, बुक को बाइंड करने में जो ग्लू हमने प्रयोग किया, ये हमने दिखता नहीं है, लेकिन इनकी कॉस्ट है, स्मॉल है फाइनल प्रोडक्ट में उनकी इम्पोर्टेंस, तो उनको हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इनको हम इनडायरेक्ट मटेरियल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपने काइट बनाई, तो काइट बनाने में जो आपका गम लगा, शू मेकिंग में जो आपकी नेल्स लगी, कीलें लगी, उसको हम आसानी से नहीं पहचान सकते, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल की श्रेणी में आता है, जिसको हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि पर यूनिट में हमारा कितना लगा है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल की श्रेणी में आता है। ICMA ने कहा है द मटेरियल कॉस्ट विच कैन नॉट बी एलोकेटेड बट विच कैन बी अप्रोटेंड और द अब्जॉर्ब्ड बाय द कॉस्ट सेंटर ऑफ द कॉस्ट यूनिट, जिसको हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में या पर्टिकुलर यूनिट पर हमारा कितना एक्सपेंड हुआ है, लेकिन हम उस कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट सेंटर को, उस ओवरऑल कॉस्ट यूनिट्स को हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पर अब्जॉर्व कर सकते हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल की श्रेणी में आता है। दूसरा है हमारा लेबर कॉस्ट।
द टर्म लेबर में बी डिफाइन एज द ह्यूमन एफर्ट बाय विच मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। वो मनुष्य के प्रयास जिसके द्वारा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो हमारी लेबर कॉस्ट होती है। आईसीएमए ने डिफाइन किया है द कॉस्ट ऑफ रेम्यूनेशन, वेजेस भी हो सकती है, सैलरी भी हो सकती है, बोनस भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को जो पे किया गया है वो हमारी लेबर कॉस्ट है। इसको भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो होती है विच इज़ पर्सनली एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रनिंग ऑफ मशीन, किसी पर्टिकुलर जॉब को करने में लगी हुई है, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को करने में लगी हुई है, पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑपरेशन में लगी हुई है, उसको हम डायरेक्ट लेबर की श्रेणी में रखते हैं। विच आर कन्वीनियंटली स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक प्रोसेस, स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसको हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस हम इसको बोलते हैं। जो हम एक पर्टिकुलर फिजिकल यूनिट को हम असाइन कर सकते हैं, वो हमारा इसके अंतर्गत आता है। इसमें डायरेक्ट लेबर में क्या क्या होगा, लेबर एंगेज ऑन द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की उत्पादन में जो लगी हुई है। लेबर एंगेज इन कैरिंग आउट ए जॉब, किसी एक पर्टिकुलर जॉब को करने में जो लेबर लगी है, एक प्रोसेस को करने में लगी है, एक फैक्ट्री के काम करने में जो डायरेक्टली लेबर लगी है, उसको हम डायरेक्ट लेबर की श्रेणी में, डायरेक्ट वेजेस की श्रेणी में रखते हैं। इन द इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट है, टेलीफोन है, देन वेजेस और सैलरी ऑफ द ड्राइवर है, कंडक्टर है, ऑपरेटर की है, वो भी डायरेक्ट लेबर की श्रेणी में आता है। डायरेक्ट लेबर इज आल्सो नोन एज द प्रोसेस लेबर, ऑपरेटिंग लेबर और प्रोडक्टिव लेबर के रूप में भी इसको जाना जाता है। आईसीएमए ने कहा है वेजेस विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद एंड एलोकेटेड टू द कॉस्ट सेंटर, जिसको हम आसानी से पहचान सकें और एक कॉस्ट सेंटर पर उसको एलोकेट कर सकें, एक कॉस्ट यूनिट पर एलोकेट कर सकें, उसको डायरेक्ट लेबर कहते हैं। फिर आता है इनडायरेक्ट लेबर, दोज वर्कर हु आर नॉट डायरेक्टली एंगेज इन द पर्टिकुलर प्रोसेस में, प्रोडक्शन में नहीं लगे हुए हैं, एक मशीन को डायरेक्टली ऑपरेट करने में नहीं लगे हुए हैं, एक सर्विसेज को पर्टिकुलरली प्रोवाइड करने में नहीं लगे हुए हैं। जिसकी हेल्प से हम हमारे ओवरऑल ऑपरेशन को चालू करते हैं, हमारी ओवरऑल मशीनों को चलाते हैं, हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाते हैं, वो इनडायरेक्ट लेबर की श्रेणी में आता है। जैसे स्टोर कीपर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, वॉचमैन हो गया, क्लीनर है, वाटरमैन है, चौकीदार है, इलेक्ट्रीशियन है, या रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने वाले वर्कर्स हैं, गार्डनर है, उनको हम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते कि इन्होंने किस पर्टिकुलर यूनिट को बनाने में सहयोग किया, वो सभी के लिए काम कर रहे हैं। गार्डन है, वो सभी लेबर को काम में आ रहा है। बिजली की कोई समस्या हो गई, इलेक्ट्रीशियन सभी के लिए कर रहा है। मशीन में ब्रेक डाउन हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस वाला सभी के लिए काम कर रहा है। स्टोर कीपर है, उसमें सभी तरह का मटेरियल रखा हुआ है, वो सभी तरह के मटेरियल को हैंडल कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एक यूनिट के लिए मटेरियल को हैंडल नहीं कर रहा। तो ऐसी लेबर को हम इनडायरेक्ट लेबर की श्रेणी में रखते हैं। आईसीएमए ने इसको डिफाइन किया, इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित इनडायरेक्ट लेबर होती है। आईसीएमए ने इसको डिफाइन किया है द वेजेस और द लेबर चार्जेस विच कैन नॉट बी एलोकेटेड, जिसको हम एलोकेट नहीं कर सकते, बस जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है कि कौन से कॉस्ट सेंटर पर है, कौन सी यूनिट पे है, उसको हम इनडायरेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, एक सर्विसेज को प्रोवाइड करने में जो हमारा एडिशनल मटेरियल लगता है, एडिशनल वेजेस लगती है, एडिशनल रेंट लगता है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, टेलीफोन का बिल है, एट्सेट्रा, वो हमारा अदर एक्सपेंसेस की श्रेणी में आता है। आईसीएमए ने डिफाइन किया है द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन अंडरटेकिंग एंड द नोटेशनल कॉस्ट ऑफ यूज़ ऑफ ओनर एसेट। कोई सर्विसेज हम ले रहे हैं, उनको हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं, या हम ओनर की किसी एसेट का, किसी संपत्ति का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी नोटेशनल कॉस्ट क्या है, उसको मिलाकर हमारे अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया जाता है। इसके 2 पार्ट हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो चार्जेबल हैं,
विच आर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड ए पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब पर लगे हैं, एक पर्टिकुलर काम पे लगे हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट पे लगे हैं, हम उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में रखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्रोसेस एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस और प्राइम कॉस्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। इसमें क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ स्पेशल मोल्ड्स बनाए हैं, कोई डिज़ाइन बनाया है, कोई पैटर्न बनाया है एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। रॉयल्टी पेड की है पर्टिकुलर लीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो हमारा डायरेक्ट की श्रेणी में आएगा। पेटेंट किसी प्रोडक्ट के लिए हमने पे किया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है मशीन की पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो आ गई है। हायर चार्जेस हैं किसी स्पेशल प्लांट के, मशीन के, टूल के, कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए हमने वो परफॉर्म किया है, तो वो डायरेक्ट की श्रेणी में आएंगे। सुपरवाइज़र, आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट को जो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए साइन किए गए थे, उनके लिए हम कुछ पे कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में आता है। रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए, किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए हम अगर वो एक्सपेंड करते हैं, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में आता है। कैरीज इनवर्ड है, फ्रेट है, जो मटेरियल परचेज किया किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो कॉस्ट है डिफेक्टिव वर्क की है, वो भी हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। ICMA ने डिफाइन किया है, एक्सपेंसेस विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद एंड एलोकेटेड टू द कॉस्ट सेंटर और द कॉस्ट यूनिट। जो एक कॉस्ट यूनिट को हम एलोकेट कर सकते हैं, जो एक कॉस्ट सेंटर को हम एलोकेट कर सकते हैं, वो एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फिर आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसको हम स्पेसिफिक जॉब से नहीं जोड़ सकते, स्पेसिफिक ऑर्डर से, स्पेसिफिक प्रोसेस से हम जोड़ नहीं सकते, वो सिर्फ कॉमन है, वो सभी जॉब के लिए किए जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते कि किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे या किसी पर्टिकुलर यूनिट के लिए वो किए गए हैं, ऐसे एक्सपेंस इनडायरेक्ट की श्रेणी में आते हैं। ICMA ने लंदन ने डिफाइन किया है एक्सपेंसेस अदर देन द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस तो वो हो गए जिसको हम एलोकेट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो हो गए जिसको हम डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते कि किस पर्टिकुलर यूनिट से, किस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है, वो इनडायरेक्ट की श्रेणी में आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं, जो हमारे ओवरहेड होते हैं, उसमें से इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को अगर हम डिडक्ट कर देते हैं, तो वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद आता है ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम एग्रीगेट करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओवरहेड्स। इनको ओवरहेड हम बोलते हैं। इनको हम ऑन कॉस्ट या बर्डन भी बोलते हैं। ICMA ने इसको डिफाइन किया है, द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस हैं, उनको अगर हम एग्रीगेट करते हैं, सभी को इकट्ठा लेते हैं, तो वो हमारे ओवरहेड की श्रेणी में आते हैं। ओवरहेड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड वो एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्शन के प्लेस पे हमारे हुए हैं, लेकिन हम उनको डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इसमें क्या हो गया, रेंट है, रेट है, टैक्सीज है, फैक्ट्री बिल्डिंग का, फैक्ट्री का टेलीफोन का खर्चा है, फैक्ट्री की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, हीटिंग और लाइटिंग का एक्सपेंस है फैक्ट्री में, सैलरी है फैक्ट्री मैनेजर की, फोरमैन की, सुपरवाइज़र की, इंस्पेक्टर की, पावर हाउस एक्सपेंसेस है, फ्यूल एंड पावर है, वर्कर कैंटीन वेलफेयर के एक्सपेंसेस हैं, सब्सक्रिप्शन है टेक्निकल जर्नल्स की, बोनस, ओवर टाइम, लीव वेजेस, फैक्ट्री वर्कर्स की या अदर फैक्ट्री रिलेटेड वेजेस टू चौकीदार, स्वीपर, वाटरमैन एट्सेट्रा। ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड की श्रेणी में आते हैं। फिर है हमारा ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड हमारे वो होते हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को रन करने के लिए, ऑफिस को रन करने के लिए किए जाते हैं। ऑफिस एक वो स्थान होता है जहाँ पर हम हमारी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं, जहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं,
जहाँ से हमें डायरेक्शंस इशू होती हैं कि हमें कौन से डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है, कौन सी पॉलिसी को कैसे हमने अप्लाई करना है, कौन से रिपोर्ट्स को रखना है। ये वो प्लेस होता है जहाँ से हमें निर्देश मिलते हैं, जहाँ से हमारा नियंत्रण होता है, एक संगठन का नियंत्रण होता है। तो ऑफिस के जो एक्सपेंसेस हैं मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के एक बिज़नेस के, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ऑफिस की सैलरी है, डायरेक्टर फीस है, ऑफिस रेंट है, टैक्स है, ऑफिस क्लीनिंग के चार्जेज हैं, ऑफिस इंश्योरेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का है, पोस्टेज एंड स्टैम्प चार्जेज हैं, ऑफिस टेलीफोन है, लीगल चार्जेज है, जनरल एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, डस्टर के हैं, ब्रूसेस के हैं। इस तरह के जो हमारे एक्सपेंसेस आते हैं ऑफिस से रिलेटेड, वो ऑफिस ओवरहेड में आते हैं। थर्ड है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड। दिस एक्सपेंसेस इनकर्ड आइदर टू इंक्रीज द सेल, या तो सेल को इंक्रीज करने के लिए या हमारी एग्जिस्टिंग सेल को मेंटेन करने के लिए ये एक्सपेंसेस किए जाते हैं। जहाँ पर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है उस स्थान पर, और जहाँ कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं कर लेता उस स्थान तक जो हमारे खर्चे किए जाते हैं, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। इनको हम मार्केटिंग ओवरहेड भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिमांड को क्रिएट करने में, हमारे ऑर्डर्स को सिक्योर करने में, हमारी गुड्स को भेजने में, पेमेंट को कलेक्ट करने में, गुड्स को बेचने में हमारी हेल्प करते हैं। इसमें क्या आता है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, सेल्समैन की सैलरी है, कमीशन है सेल्समैन का, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, ब्रोकरेज कमीशन, सैम्पल एक्सपेंस, ब्रांच एक्सपेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का है, पोस्टेज यूज इन द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल यूज इन पैकिंग में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, किसी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का खर्चा है, डिलीवरी वैन का खर्चा है, रेंट रेट है गोदाम का, वेयर हाउस का, गोदाम का वेयर हाउस का, माल का, फिनिश प्रोडक्ट का, वर्कर का कोई इंश्योरेंस है, विंडो ड्रेसिंग एक्सपेंस है, शोरूम के एक्सपेंस हैं, सैलरी टू द सेल्स मैनेजर है, अदर स्टाफ की है, आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेंस हैं, रिपेयर मेंटेनेंस है, डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन है, फ्री गिफ्ट्स है, लॉस बाय फायर एंड लॉस इन ट्रांजिट ऑफ फिनिश गुड्स है, कलेक्शन चार्जेस हैं, एट्सेट्रा हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की श्रेणी में आते हैं। तो ये हमारा चार्ट है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी प्राइम कॉस्ट को कहलाती है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ दिया जाए तो वो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट कहलाती है। वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जोड़ दिया जाए तो हमारी वो ऑफिस कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। फिर ऑफिस कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ दिया जाए तो हमारी टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स कहलाती है। कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए तो वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है।